हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लाइव पे। बच्चों, हो सकता है आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी लो डाउन हो, आप तक पूरी ना पहुंच रही हो। कोशिश मैं पूरी करूंगा कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंचे। थोड़ी सी तबीयत डाउन है मेरी। अ, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात करी थी क्या, पुष्पीय पादपों का लैंगिक जनन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने नर लैंगिक अंग यानी पुंकेसर की बात करी थी। ठीक है, पुंकेसर में मैं एक बार याद दिला देता हूं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। पुंकेसर में हमने पराग कोश पढ़ा था। पराग कोश में हमने बात करी थी कि 4 किनारे थे, प्रत्येक किनारे को हमने क्या नाम दिया था, लघु बीजाणु धानी। प्रत्येक लघु बीजाणु धानी जो है वो 4 स्तरों से ढकी हुई थी, ये भी हमने पढ़ लिया था। सबसे बाहर कौन थी, बाह्य त्वचा। सबसे बाहर कौन थी, याद करिए, बाह्य त्वचा थी। फिर बाह्य त्वचा के नीचे कौन मिल रही थी, अंतस्थीसियम। अंतस्थीसियम के नीचे कौन मिल रही थी, मध्य स्तर। और मध्य स्तर के नीचे कौन मिल रही थी, आपकी टैपिटम। ठीक है, ये हमने बात कर ली थी। उसके बाद हमने बात करी थी कि यहां पर क्या मिल रहा था, बीजाणु जनक उत्तक मिल रहा था, जिसमें कुछ कोशिकाएं मिल रही थी जिनका नाम क्या था, बीजाणु जनक उत्तक में जो कोशिकाएं मिल रही थी उनका नाम क्या था, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो थी, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो थी, हमने इन लघु बीजाणु मात्र कोशिका में ये पढ़ा था, इनके ऊपर एक स्तर मिल रही थी, उस स्तर का नाम क्या था, कैलोज था। याद करिए, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब हमने बात करी थी ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इनके अंदर क्या हुआ था, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया था। अर्धसूत्री विभाजन से कहीं ना कहीं कितनी कोशिकाएं बनी थी, याद करिए, 4 कोशिकाएं बनी थी। और चारों कैसी थी, आपकी अगुणित थी। ये मैंने आपको समझा दिया था पिछले लेक्चर में। चारों कोशिकाएं कैसी थी, अगुणित थी। ठीक है, क्योंकि कौन सा विभाजन हुआ था, अर्धसूत्री। और ये चारों जो हैं ये उसी स्तर के अंदर मिल रही थी। इस स्तर के अंदर ये कौन सी स्तर थी, कैलोज। तो कैलोज स्तर के अंदर ये जो 4 कोशिकाएं बनी हैं, इन प्रत्येक कोशिकाओं को हमने क्या नाम दिया था, लघु बीजाणु। ठीक है, याद आ रहा है क्या नाम दिया था, लघु बीजाणु। तो लघु बीजाणुओं का निर्माण हमने किससे कराया था, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से। यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब इसके आगे हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइएगा, देखिएगा, मैं एक स्लाइड दिखाता हूं आपको। देखिए जरा इस स्लाइड को। देखिए, ये हमारा क्या, लघु बीजाणु जनन। ठीक है, अब इस लघु बीजाणु जनन को मैंने आपको समझा दिया है क्या। ये यहां पर जो नाम लिखा हुआ है, क्या इंग्लिश में लिखा हुआ है, माइक्रोस्पोरोसाइट। ये कौन है बच्चों, याद रखना है आपने, ये है क्या, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, कौन है बच्चों, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में केंद्रक कैसा मिल रहा है, डिप्लॉइड। कहीं लिखा हुआ है डिप्लॉइड वर्ड, डिप्लॉइड का मतलब है क्या, द्विगुणित। कैसा है यहां पर, ये केंद्रक कैसा है, द्विगुणित है। ठीक है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन कराने से कितनी कोशिकाएं बन रही हैं, अंदर देखिएगा 4 बन रही हैं। प्रत्येक कोशिका को हमने क्या नाम दिया है, लघु बीजाणु। तो वहां पर कहीं माइक्रोस्पोर कहीं लिखा हुआ है आखिरी में किनारे में, माइक्रोस्पोर कौन है, लघु बीजाणु है। ठीक है, तो बच्चे कह रहे थे कई कि सर इंग्लिश में वर्ड बता दिया करे, तो यहां पर इंग्लिश में भी वर्ड मैंने दिखा दिए आपको। ठीक है, अब यहां पर कहीं टेट्राड लिखा हुआ है, टेट्राड का मतलब है चतुष्क। तो ये जो 4 कोशिकाएं हैं, क्या ये बिखरी हुई हैं, अलग अलग हैं, ये साथ साथ मिल रही है, साथ साथ मिल रही है, इसलिए इस संरचना को हमने क्या नाम दिया है, लघु बीजाणु चतुष्क। ठीक है, यहां तक हमने बात कर ली थी। अब इसके आगे हम आज पढ़ने वाले हैं। आइएगा नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। देखिए इस स्लाइड में जरा देखिए, ये हमारी एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, इस एनसीईआरटी के डायग्राम में सबसे पहली ये वाली जो कोशिका आपको दिख रही है, ये कोशिका है कौन, लघु बीजाणु। ध्यान से सुनना, ये कौन सी कोशिका है, लघु बीजाणु है। ठीक है, और इस लघु बीजाणु से आखिरी में जो हमने कोशिका बनाई है ये वाली, ये है हमारी क्या, परागकण। या मैं ये बोल सकता हूं, लघु बीजाणु जो है वो अंत में किस में बदल रहा है, परागकण में बदल रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लघु बीजाणु से क्या बनाने वाले हैं, परागकण बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इसको एक बार हटाइएगा, मैं एक बार यहां पर समझाता हूं। ठीक है, देखिए, समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। ये हमारी 4 हैं लघु बीजाणु। ठीक है,
4 क्या है बच्चों? ये लघु बीजाणु हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लघु बीजाणु कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं कि अगुणित होते हैं, याद रखना कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। ठीक है, अब इस संरचना को मैं बाहर निकाल रहा हूं। ये है हमारा कौन? लघु बीजाणु। ठीक है, अब इस लघु बीजाणु में क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं कि ये कहीं ना कहीं बदल जाएगा, किसमें? परागकण में। ठीक है, तो आइएगा ध्यान से सुनिएगा। ये लघु बीजाणु में केंद्रक कैसा मिल रहा है? एक मिल रहा है ना, कैसा है? अगुणित है। हमने क्या किया है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। हमने इस केंद्रक को थोड़ा सा सरकाया और एक बड़ी सी रिक्तिका का निर्माण हुआ है। ठीक है, किसका निर्माण हुआ है? रिक्तिका का। वैक्यूल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, हालांकि पादप कोशिका में 90% भाग जो होता है कोशिका का, वो कौन होती है? वैक्यूल होती है, रिक्तिका होती है। ठीक है, तो देखिए क्या बोला मैंने, यहां पर केंद्रक थोड़ा सा नीचे आया और किसका निर्माण हो गया? रिक्तिका का। चलिए ठीक है, अब क्या होगा? अब आप सभी ने 11th क्लास में कहीं ना कहीं, मैंने आपको उस दिन भी पिछले लेक्चर में भी बताया था कि कहीं ना कहीं समसूत्री विभाजन होता है ना। समसूत्री विभाजन होएगा अंदर। कैसा विभाजन होएगा बच्चों? समसूत्री। अब समसूत्री का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं केंद्रक जब विभाजित होता है तो जो 2 केंद्रक बनते हैं उनके अंदर गुण सूत्रों की संख्या कैसी रहती है? समान रहती है। उसको हम क्या बोलते हैं? समसूत्री। तो देखिएगा यहां पर 2 केंद्रक बन रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ये जो 2 केंद्रक बनेंगे उसमें से एक होएगा बड़ा और एक होएगा छोटा। यानी यहां पर जो समसूत्री विभाजन हुआ है, यहां पर जो समसूत्री विभाजन हुआ है, क्या वो समान रूप से हुआ है या असमान रूप से हुआ है? कैसा हुआ है? असमान रूप से, कि एक बड़ा केंद्रक बन रहा है और एक छोटा केंद्रक बन रहा है। ये बहुत सिंपल सी चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि यहां पर ये जो समसूत्री है ये इक्वल हुआ है कि अनइक्वल हुआ है, समान हुआ है कि असमान हुआ है? असमान हुआ है। ये जो केंद्रक था विभाजित तो हुआ, 2 केंद्रक तो बनाए, लेकिन एक बड़ा बना है और एक कैसा बना है? छोटा बना है। ठीक है, अब ये जो बड़ा केंद्रक है, अच्छा उसके साथ साथ ये कौन थी? रिक्तिका थी। ये जो बड़ा केंद्रक है, इस बड़े केंद्रक को हम नाम देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कायिक केंद्रक। क्या नाम दिया है बच्चों? कायिक केंद्रक। जबकि ये जो छोटा है इसको हमने क्या नाम दिया है? जननीय केंद्रक। एक है कायिक केंद्रक और एक है आपका जननीय केंद्रक या जनन केंद्रक। जननीय बोल दीजिए या जनन केंद्रक बोल दीजिए, सिंपल सा था ना। अब जरा सोचिए, ये एक कोशिका जिसके अंदर 2 केंद्रक मिल रहे हैं, एक बड़ा और एक छोटा। ठीक है, अब आगे क्या होएगा? देखते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो छोटा वाला जो केंद्रक है, इसके आसपास जो कोशिका द्रव्य है वो संघनित हो जाएगा, इसके आसपास इकट्ठा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। कौन से केंद्रक के पास? जनन केंद्रक के पास। ठीक है, और देखिएगा यहां पर, देखिएगा कैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है। देखिएगा कुछ इस तरीके से संरचना आपको दिख रही होगी। ठीक है, अब इस संरचना में देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे बना देता हूं। ये छोटा केंद्रक जिसके ऊपर भित्ति का निर्माण हो गया है, ये बड़ा केंद्रक, और यहां पर हमने कोशिका द्रव्य को अलग कर दिया है। ठीक है, अब जरा सोचिए, इससे और इस संरचना में क्या अंतर आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? ये एक पूर्ण कोशिका थी जिसके अंदर 2 केंद्रक मिल रहे थे।
अब इस संरचना में देखिए, ये जो संरचना है इसके अंदर दो केंद्रक के साथ साथ दो कोशिकाएं मिल रही हैं। ये एक कोशिका है, कौन सी कोशिका है? अब इसको, जिसके अंदर कौन सा केंद्रक मिल रहा है? जनन केंद्रक मिल रहा है। इसको मैं क्या नाम दूंगा? जनन कोशिका। क्या नाम है? जननीय कोशिका या जनन कोशिका। जबकि जो बड़ी वाली है, ये वाली, इसको मैं नाम दे रहा हूं क्या? कायिक केंद्रक है। जिसके अंदर कौन सा केंद्रक है? कायिक। इसको मैंने क्या नाम दिया है? कायिक कोशिका। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं, ये जो संरचना है क्या ये द्विकोशिकीय है या एकल कोशिकीय है या त्रिकोशिकीय? सोचिए ये कैसी है? द्विकोशिकीय संरचना आपको दिखाई दे रही है। ये द्विकोशिकीय संरचना क्या कहला रही है? आपकी परागकण। तो जरा सोचिए, ये कौन था? लघु बीजाणु। और लघु बीजाणु से हमने अब किसका निर्माण कर दिया है? परागकण का। ठीक है, इसको मैं एक बार देख लीजिए फटाफट, जो नहीं समझ में आया पूछिएगा। सिंपल सी चीज मैंने आपको बताई है बच्चों, क्या कि लघु बीजाणु था। ठीक है, वो जो चतुष्क बना था उसके अंदर 4 लघु बीजाणु थे। प्रत्येक लघु बीजाणु के अंदर क्या मिल रहा था? प्रत्येक लघु बीजाणु के अंदर क्या मिल रहा था? अगुणित क्या मिल रहा था? केंद्रक मिल रहा था। हमने उस केंद्रक में क्या कराया? विभाजन कराया। कैसा? समसूत्री। लेकिन वो समसूत्री विभाजन जो था वो कैसा था? असमान था, जिसकी वजह से दो केंद्रक बने, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा वाला जो केंद्रक था कायिक केंद्रक था, छोटा वाला जनन केंद्रक है। ठीक है, फिर हमने कहीं ना कहीं भित्ति का निर्माण करके इसी संरचना के अंदर दो कोशिकाओं का निर्माण कर दिया, एक जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है आपने, इसी कायिक कोशिका को नलिका कोशिका भी बोलते हैं। कौन सी कोशिका बोलते हैं? नलिका कोशिका। अब क्यों बोलते हैं नलिका कोशिका, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। अब जरा सोचिए, क्या आपको ये परागकण समझ में आ गया ना? ये परागकण, सोचो बच्चों, ये परागकण जो है, क्या ये परागकण एक कोशिका है क्या? नहीं, परागकण एक संरचना है। ध्यान से सुनना, परागकण एक संरचना है जिसके अंदर कितनी कोशिकाएं मिल रही हैं? 2। इतनी सी बात क्लियर है? अभी रुकिए, खत्म नहीं हुआ, अब एक और चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। ये मैं हटा रहा हूं, एक और चीज समझाता हूं आपको, देखिएगा। सॉरी, देखिएगा एक बार, वो स्लाइड लगाइएगा, वही वाली स्लाइड देखते हैं बच्चों एक बार। देखिए, ये आपको संरचना दिख रही है ना? इसमें मैंने क्या बोला था? ये ऊपर कौन है? आपका लघु बीजाणु। ठीक है, अब इस लघु बीजाणु के बाद नेक्स्ट दूसरी संरचना को देखिए। क्या यहाँ पे आपको लाल कलर का केंद्रक दिखाई दे रहा है ना? अब ये लाल कलर का जो केंद्रक था, इसके अंदर आपको यहाँ पर वैक्यूल दिख रहा है। ये वैक्यूल कौन है? रिक्तिकाएं हैं। ठीक है, रिक्तिका बड़ी हो गई है, केंद्रक को सरका दिया है। केंद्रक में विभाजन हो रहा है। देखिएगा कहीं वहां पर लिखा हुआ है एसिमेट्रिक स्पिंडल, यानी जो तरकु तंतु बन रहे हैं। यहां पर स्पिंडल कौन है? तरकु तंतु। याद करिए 11th क्लास में आपने कोशिका विभाजन जब पढ़ा था, तो याद करिए पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कोशिका विभाजन के दौरान जब गुणसूत्रों को खींचा जाता है तो वो कौन खींचते हैं? तरकु तंतु खींचते हैं। ठीक है, अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं है, वो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। अभी सिर्फ इतना सा कि ये जो केंद्रक यहां पर दिखाई दे रहा है लाल रंग का, इसके अंदर जो गुणसूत्र है उनको हमने बांट तो दिया समान रूप में, लेकिन केंद्रक का आकार जो है, एक कैसा है? बड़ा है और एक कैसा है? छोटा है। जो छोटा केंद्रक है आपको दिख रहा होगा यहां पर, जो छोटा केंद्रक है जिस कोशिका में मिल रहा है उसका नाम यहां पर लिखा हुआ है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल को हमने हिंदी में क्या बोला है? जनन कोशिका। जबकि बड़ी वाली कोशिका, देखिए बड़ी वाली कोशिका यहां पर जो दे रखी है उसका नाम क्या दे रखा है? वेजिटेटिव सेल, यानी कायिक कोशिका। समझ में आ गया? तो ये संरचना है किसकी? परागकण की। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा डायग्राम लेकर आया हूं, देखिएगा इस चीज को। इस डायग्राम में देखिए, जरा सोचिए, आपको ये डायग्राम दिख रहा है ना सभी को अच्छे तरीके से? इस डायग्राम में देखिए, ये ब्राउन कलर का जो भूरे रंग की संरचना है, ये है अब परागकण। कौन है बच्चों? ये परागकण।
ठीक है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था ना, द्विकोशिकीय संरचना बताई थी ना, कौन, परागकण। ठीक है, ये मैंने आपको यहां पर दिखाया है, भूरे रंग का है। अब इसके बाद देखिए कहीं ना कहीं ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है डेवलपमेंट यानी विकास। अब ये जो परागकण है इसका विकास देखिए कैसे कैसे किस तरीके से हो रहा है। कहीं ना कहीं कोई सफेद रंग की संरचना है, कुछ सफेद रंग का कोई कण या सफेद रंग का पदार्थ इस भूरे रंग की संरचना के ऊपर इकट्ठा हो रहा है। सेकंड वाले में देखिएगा, ठीक है, बढ़ता जा रहा है। थर्ड वाले में देखिएगा, और फोर्थ वाले में देखिए कहीं ना कहीं ये परिपक्व हो गया है, कौन, परागकण। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है, ये डायग्राम को समझाना है मुझे। आइएगा एक बार इस डायग्राम को देखते हैं डिटेल में। इसको हटा दीजिएगा एक बार, यहां पर ये जो डायग्राम है ये मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिएगा, मैंने आपको बताया ये हमारा परागकण है जिसमें एक छोटी कोशिका है और एक बड़ी कोशिका है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं थी। अब ध्यान से सोचिए, ये परागकण जो है, ऐसे कितने परागकण होंगे जरा सोचिए, 4 होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, और ये चारों कौन सी भित्ति से ढके हुए थे, याद करिए, कैलोज से। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में बता दिया था, कौन सी भित्ति से ढके हुए हैं, कैलोज से। ठीक है, लघु बीजाणु था ना अंदर, याद करिए अंदर कौन था, लघु बीजाणु था, एकल केंद्रकीय था। अब कौन बन गया है, परागकण बन गया है जो द्विकोशिकीय संरचना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। अब होने वाला है क्या, स्फुटन। कौन फटने वाला है, परागकोश। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने आपको बताया था परागकोश जो होता है वो द्विपालित संरचना है। ये मान लेते हैं मेरा ये वाला जो हाथ है इसकी ये एक पाली है और ये 2 पाली है। 2 पाली दिख रही है। ठीक है, अब ये जो 2 पाली हैं, इन दोनों पालियों के बीच में एक दरार दिखाई दे रही है। इस तरीके से देखिएगा, यहां पर मेरे हाथ में दिख रही होगी आपको ये दरार। ठीक है, ये दरार बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और इस तरीके से दोनों पाली खुल जाएंगी। जब दोनों पालियां खुल जाएंगी तो अंदर से कौन निकलेंगे, कौन निकलेंगे जरा सोचिए, परागकण निकलेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि परागकण तो एक दूसरे के पास पास हैं। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर चारों तरफ से कौन ढका हुआ, उनको किसने ढक रखा है, कैलोज भित्ति ने। ठीक है, लेकिन अब क्या होने वाला है देखिएगा, स्फुटन से पहले, ध्यान से सुनना, नोट डालकर लिख लीजिएगा, क्या स्फुटन से पहले, ध्यान से सुनिएगा, स्फुटन से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है। स्फुटन से पहले टैपिटम नाम की कोई स्तर थी, याद करिए, मैंने आपको बताया था कौन सी स्तर थी, टैपिटम। ये टैपिटम एक एंजाइम निकालती है, एक एंजाइम स्त्रावित करती है। कौन, टैपिटम क्या स्त्रावित करती है, एक एंजाइम जिसका नाम है कैलेज। ये स्तर का नाम क्या है, कैलोज, और टैपिटम ने एंजाइम स्त्रावित करा है कौन सा, कैलेज। ठीक है, अब याद करिए, आप सभी ने ये वर्ड पहले सुने हुए, जैसे याद करिए 11th क्लास में आपने पाचन तंत्र पढ़ा था, मुख के अंदर शर्करा का पाचन हुआ था, याद करिए, स्टार्च का पाचन कराया था, याद आ रहा है, कोई माल्टोज था, माल्टेज, सुक्रेज, ऐसे कुछ वर्ड याद आ रहे हैं। तो सोचिए, माल्टेज किसको तोड़ता है, माल्टोज को, सुक्रेज किसको तोड़ता है, सुक्रोज को, लाइपेज किसको तोड़ता है, लिपिड्स को, प्रोटीएज किसको तोड़ता है, प्रोटीन को। उसी तरीके से सोचिए, कैलेज किसको तोड़ेगा, कैलोज को। तो मैंने क्या बोला कि अभी ये स्फुटन होने वाला है, कौन फटने वाला है, परागकोश। फटने से पहले यानी स्फुटन से पहले, किससे पहले बच्चों, स्फुटन से पहले क्या होएगा, यानी परागकोश के फटने से पहले क्या होएगा कि टैपिटम क्या स्त्रावित करने वाली है, एंजाइम कौन सा, कैलेज, और ये कैलेज किसको खत्म कर देगा, किसको हटा देगा, सोचिए किसको हटा दिया है, कैलोज भित्ति को क्या कर दिया है, हटा दिया है। अब जरा सोचिए, कैलोज भित्ति जैसे ही हट जाएगी तो एक दूसरे से मुक्त हो जाएंगे। कौन मुक्त हो जाएंगे, ये परागकण।
कौन अलग हो गए हैं? अब जरा सोचिए, मुक्त हो गए कौन? परागकण। तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नीट में कि कैलेज को तोड़ने का कार्य किसने किया था? कैलोज को तोड़ने का कार्य किसने किया था? कैलेज एंजाइम ने। और ये कैलेज एंजाइम कौन स्त्रावित करता है? टैपिटम। तो बालक याद करो, मैंने आपको क्या बताया था? टैपिटम के बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं। किसके? टैपिटम के। जिसमें से एक कार्य मैंने आपको बता दिया, क्या स्त्रावित कर रहा है? कौन सा एंजाइम? कैलेज। ठीक है। दूसरा कार्य जरा सोचिए, यही टैपिटम, दूसरा कार्य जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारी एनसीईआरटी में बहुत फेमसली दे रखा है, क्या? कि ये टैपिटम जो होती है ये पोषण प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है बच्चों? पोषण प्रदान करती है। अब जरा सोचिए, पोषण किसको देगी? दिमाग लगाएं। ये कौन है? आपके परागकण है। परागकण किससे विकसित हुए हैं? याद करिए, लघु बीजाणुधानी जो थी हमारी, ये लघु बीजाणुधानी है। इस लघु बीजाणुधानी के अंदर कहीं ना कहीं हमारी 4 स्तरें तो हैं, लेकिन उसके अंदर कौन मिल रहे हैं? जरा सोचिए, ये कहीं ना कहीं परागकण मिल रहे हैं। और ये परागकण किससे बनाए गए थे? लघु बीजाणु से। तो वो जो चल रहा था, क्या लघु बीजाणु बनाना, लघु बीजाणु से परागकण बनाए, इस दौरान इन कोशिकाओं को पोषण कौन देगा? याद रखना, टैपिटम। तो टैपिटम का कार्य क्या हुआ? क्या देना? पोषण देना, न्यूट्रिशन देना। ठीक है, चलिए, एक तो कार्य ये बता दिया, दूसरा कार्य ये बता दिया, क्या क्या स्त्रावित किया था? कैलेज एंजाइम। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब आप मुझे बताएं, अंदर यहां पर कौन मिल रहे हैं? हमने बोला साहब यहां पर मिल रहे हैं परागकण। ठीक है, परागकण कैसी संरचना है? हमने बोला द्विकोशिकीय संरचना है। द्विकोशिकीय मतलब एक अंदर छोटी कोशिका मिल रही है और एक बड़ी कोशिका मिल रही है। चलो जी, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, सोच समझ के मुझे बताएं, ये लाल रंग की ये कौन है? ये भित्ति है। क्या है? जरा सोचिए, ये भित्ति है, कोशिका भित्ति है। पादपों में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। और भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे यहां पर कौन मिल रहा है? पेक्टिन। ठीक है, 2 चीजें मैंने बोली यहां पर, क्या? कि ये जो कोशिका भित्ति मिल रही है परागकण की, ये किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज से और पेक्टिन से। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब ये देखिए, ये परागकण है। अब क्या होने वाला है? मैंने आपसे क्या बोला था? स्फुटन से पहले क्या हुआ था? कैलेज ने किसको हटा दिया था? कैलोज को। कौन फ्री हो गए हैं? कौन मुक्त हो गए हैं? आपके ये परागकण क्या हो चुके हैं? मुक्त हो चुके हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनिए, अब एक और कहानी होने वाली है। क्या चीज होने वाली है? देखिएगा, यही टैपिटम एक और कार्य करने वाली है। ये टैपिटम कुछ स्त्रावित करने वाली है। किसके ऊपर स्त्रावित करनी है? इन परागकण के ऊपर कोई चीज स्त्रावित करने वाली है, कोई कण स्त्रावित करने वाली है। क्या स्त्रावित करने वाली है? ध्यान से सुनिएगा, ये टैपिटम 2 चीजें स्त्रावित करती है। क्या क्या? ध्यान से सुनना। एक होते हैं लिपिड युक्त कण, यानी ऐसे कण जो किससे बने हुए हैं? लिपिड से। ठीक है, जिनको हम नाम देते हैं यूबिस कण। क्या नाम देते हैं बच्चों? यूबिस कण। ठीक है, देखिएगा यहां पर ये मैंने यूबिस कण स्त्रावित कर दिए। किसके ऊपर स्त्रावित करें? जरा सोचिए, ये कौन है? परागकण है। ठीक है, इस परागकण के ऊपर हमने क्या स्त्रावित कर दिए हैं? कुछ लिपिड युक्त कण, जिनको हमने क्या बोला है? यूबिस। ठीक है, अब आप जरा सोचिए, लिपिड जो होता है वो एक तरह की वसा होती है, चिपचिपी संरचना होती है। आप सभी जानते हैं कहीं ना कहीं जंतुओं में मुख्य रूप से जो मधुमक्खियां होती हैं या कीड़े जो होते हैं, वो पराग कणों को उठाकर लेकर जाते हैं, नहीं जाते हैं। ठीक है, यानी क्या कराते हैं? परागण कराते हैं। तो सोचिए, अगर वो परागण कराएंगे तो उनके पैरों पर चिपकना चाहिए या नहीं चिपकना चाहिए? कौन? परागकण। यानी परागकण के ऊपर कोई चिपचिपी संरचना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। तो वो चिपचिपी संरचना कौन है? लिपिड है।
या लिपिड युक्त कण हैं जिनका नाम क्या है, यूबिस कण। समझ में आ गया? जो चिपकने में क्या करेंगे, सहायता करेंगे। किसको? परागकण को। किसके पैरों से? कीड़ों के पैरों से। समझ में आ गया? दूसरा, ध्यान से सुनना, यह क्वेश्चन आपके स्कूल में भी पूछा जा सकता है और नीट में तो कई बार पूछा गया है। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला मैंने? टैपिटम ने एक काम तो यह किया, क्या कण स्त्रावित कर दिए? कौन से? लिपिड युक्त कण, जिनको हमने क्या बोला, यूबिस। ठीक है, और एक और चीज स्त्रावित करिए, देखिएगा, उसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। अब मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे 12th क्लास में प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली ये शब्द सुना होगा आप सभी ने, क्या? स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सुनिएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इस पृथ्वी पर ध्यान से सुनिएगा, चाहे स्टार बनाकर अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, इस पृथ्वी पर जंतु जगत में, कौन से जगत में? याद करिए, 5 जगत पढ़े थे ना 11th क्लास में, उसमें जंतु जगत है, एनिमेलिया। जंतु जगत में सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? आंसर दीजिए जल्दी से, कौन सा होता है सबसे कठोर पदार्थ जो जंतु जगत में मिलता है? याद करिए, सबने पढ़ा हुआ था 11th क्लास में, पाचन तंत्र जब पढ़ा था तो वहां पर ये आए थे हमारे, कौन? दांत। तो हमारे दंत जो होते हैं, उन दंतों के ऊपर, हमारे दांतों के ऊपर एक पदार्थ मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इनेमल। याद आ रहा है कुछ ऐसा? क्या नाम दिया था? इनेमल। ये सबसे ज्यादा क्या होता है? कठोर पदार्थ होता है। किसका? जंतु जगत का। ठीक है, सिंपल सा था ना। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये तो आपने जंतु जगत की बात बता दी, पादप जगत में, यानी पादपों में सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? ठीक है, तो याद रखना, ये जंतु जगत में सबसे कठोर पदार्थ था जो दांतों में मिल रहा था। पादप जगत में याद रखना, कौन? स्पोरोपोलेनिन। याद रखिएगा, भूलना मत, क्या? पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है। याद रखिएगा, कौन से जगत का? पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ होता है। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, भूलिएगा मत। पादप जगत में सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? आप बोलेंगे कौन? स्पोरोपोलेनिन। बेटा जी याद रखना, जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये स्पोरोपोलेनिन भी स्रावित किया है। किसने? टैपिटम ने। अब ये कहां पर स्रावित किया? इसी परागकण के ऊपर स्रावित किया। ये देखिए, फिर थोड़ा सा, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से। अब जरा सोचिए, ये स्पोरोपोलेनिन स्रावित तो हो रहा है, और ये स्पोरोपोलेनिन के बीच में जरा सोचिए कौन से कण थे? याद करिए, अभी अभी मैंने आपको बताया यूबिस कण थे। ठीक है, तो यूबिस कण है और स्पोरोपोलेनिन है। अब ये स्पोरोपोलेनिन का जमाव जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। या तो वो नोकीला हो सकता है, ठीक है, या वो गोलाकार इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, मस्से के रूप में हो सकता है। अलग अलग तरीके से जमाव हो सकता है किसका? स्पोरोपोलेनिन का, जिसकी वजह से अलग अलग पादपों की जातियों के परागकण अलग अलग प्रकार की संरचना के मिलते हैं। तो ये चीज आपने जरूर याद रखनी है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, फाइनली ये जो परागकण आपको दिखाई दे रहा है, इस परागकण में सोचिए सबसे बाहर जो संरचना मिल रही है, सबसे बाहर जो कवच जो मिल रहा है, सबसे बाहर स्तर जो मिल रही है, वो स्तर किससे बनी हुई है? 2 चीजों से। कौन कौन? एक मिल रहे हैं लिपिड युक्त कण, जिनको हमने क्या बोला है? यूबिस कण। और एक मिल रहा है कौन? स्पोरोपोलेनिन। सबसे कठोर पदार्थ है जिसके ऊपर अम्ल का, एंजाइमों का, क्षारीय माध्यम का किसी का असर नहीं होता है। तो इन दोनों को मिलाकर सबसे बाहर एक स्तर मिल रही है, नहीं मिल रही है? इस स्तर को हम बोलते हैं, याद रखना, बाह्य चोल। याद रखना, क्या नाम देते हैं? बाह्य चोल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्साइन।
वर्ड याद रखना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्साइन। तो एक्साइन या बाह्य चोल किससे बना हुआ है, जरा जल्दी से मुझे बताएं, किससे बना हुआ है, लिपिड युक्त कणों से और स्पोरोपोलिन से। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, साहब ये एक्साइन किसने बनाई, किसने स्त्रावित करी एक्साइन, जल्दी से सोचिए, ये एक्साइन बनाने का कार्य किसने किया है, टैपीटम ने किया है, ये याद रखिएगा। तो जरा जल्दी से सोचिए, टैपीटम के कितने कार्य हो चुके हैं, 3 मुख्य कार्य मैंने आपको बता दिए। एक तो एंजाइम निकाला, कौन सा, कैलेज, जिसने कैलोज भित्ति को हटा दिया। फिर पोषण तो दे ही रहा था, स्टार्टिंग से ही क्या दे रहा था, पोषण दे रही थी, कौन, टैपीटम की कोशिकाएं, ठीक है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जब परागकण बन गया, उस परागकण के बाहर एक त्वचा, एक स्तर बनाई जिसका नाम क्या है, बाह्य चोल या एक्साइन। अब इस कारण ध्यान से सुनना, ये बाह्य चोल के अंदर जो स्तर मिल रही है, अब मैं उसको क्या बोलूंगा, अंतःचोल, और ये अंतःचोल जो है इसको हम बोलते हैं इंटाइन। अब दिमाग लगाए, मैंने अभी अभी आपको बताया था, अंतःचोल या इंटाइन जो है ये किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज या पेक्टिन से। किससे बनी हुई है बच्चों, सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी हुई है, कौन, अंतःचोल या इंटाइन। ये 2017 में नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना, क्या, इंटाइन किससे बनी होती है, सेल्यूलोज और पेक्टिन से, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं क्या, पेक्टोसेल्यूलोजिक। ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं, पेक्टोसेल्यूलोजिक बोलते हैं, कौन, इंटाइन को यानी अंतःचोल को। जबकि बाह्य चोल एक्साइन किससे बना हुआ है, स्पोरोपोलिन से और युबिष्कणों से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये संरचना आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी 2-3 चीजें हैं वो भी मुझे आपको बतानी है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी बच्चों, सोचो, अपने दिमाग पर जोर डालो और सोच के मुझे बताओ कि ये जो परागकण जो हमने पढ़ा है, ये द्विकोशिकीय संरचना थी या नहीं थी, कैसी संरचना थी, द्विकोशिकीय, ठीक है। एक बार वो डायग्राम लगाइएगा, पहले वाला जो अभी मैं इन बच्चों को दिखा रहा था। हाँ जी, तो आपको इतना समझ में आ रहा है, ये जो भूरे रंग की संरचना थी ये क्या थी, स्टार्टिंग में जो परागकण हमने देखा था वो थी। फिर उसके ऊपर ये जो सफेद सफेद रंग की आपको चीजें दिख रही हैं, ये जमाव हो रहा है किसका, स्पोरोपोलिन का और युबिष्कणों का, ठीक है, जिससे क्या बन चुका है, एक परिपक्व क्या बन चुका है, परागकण, ठीक है। अब ये परिपक्व परागकण की संरचना को देखिए। अब इस संरचना में जरा देखिए, आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश में कहीं लिखा होगा क्या, एक्साइन दिख रहा होगा, उसके नीचे इंटाइन दिख रहा होगा। अब इंटाइन के अंदर आपको कहीं ना कहीं जनरेटिव सेल यानी जनन केंद्रक दिख रहा है। ट्यूब न्यूक्लियस यानी ये कौन है, नलिका केंद्रक या नलिका कोशिका है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। एक बिंदु यहां पर रह गया था, क्या रह गया था, देखिएगा बच्चों यहां पर जरा जल्दी से, ये है इंटाइन, इसके बाहर ये हमने बनाई है कौन, एक्साइन यानी बाह्य चोल, ठीक है। अब देखिएगा कुछ जगहों पर एक्साइन जो था वो उपस्थित नहीं है, कुछ जगहों पर कौन उपस्थित नहीं है, एक्साइन। ये वाली जगह देखिए, ये वो जगह है जहां पर कौन उपस्थित नहीं है, एक्साइन यानी बाह्य चोल। यहां पर भी उपस्थित नहीं है और यहां पर भी उपस्थित नहीं है, यानी 3 ऐसी जगह है जहां पर एक्साइन उपस्थित नहीं है, ठीक है। इन जगहों पर जरा सोचिए, एक्साइन नहीं है तो इंटाइन तो मिल रही है ना, और इंटाइन थोड़ी सी फूली हुई सी है, थोड़ा सा फुलावट मिल रही है किसमें, इंटाइन में। इस जगह को मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इस जगह को बच्चों बोला जाता है, याद रखना, जनन छिद्र। क्या नाम देते हैं बच्चों, जनन छिद्र यानी जर्मपोर। यहां पर कहीं लिखा होगा क्या, जर्मपोर या जनन छिद्र, ठीक है। वो जगह है जहां पर कौन नहीं मिल रही है, बाह्य चोल नहीं मिल रहा है, कौन मिल रही है, केवल अंत्यचोल, और वो अंत्यचोल थोड़ा सा फूला हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है ये जनन छिद्र, हल्का सा मैं आपको बता देता हूं, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए क्या, कि जब परागण होता है,
कौन होता है जरा सोचिए, परागण होता है, यानी कहीं ना कहीं वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। कौन पहुंचते हैं जरा सोचिए, ये परागकण पहुंचते हैं। कौन पहुंच रहा है जरा देखिएगा, ये कौन पहुंच रहा है, हमारा परागकण, ठीक है। और इस परागकण में दिमाग लगाएं, देखिएगा आपको कहीं एक जगह दिखाई दे रही है जहां पर कौन नहीं है, एक्साइन नहीं है, यानी बाह्य चोल नहीं है। कौन है, केवल अंतःचोल है। यही वो जगह है, जनन छिद्र है, जहां से किसका निर्माण होने वाला है, पराग नलिका का निर्माण होएगा। तो जनन छिद्र वो क्षेत्र है जहां से किसका निर्माण होएगा, पराग नलिका का। लेकिन कब होएगा, जब परागण हो जाएगा, परागकण आ जाएगा किस पर, वर्तिकाग्र पर, अंकुरित होएगा। जैसे ही अंकुरित होएगा किसका निर्माण होएगा, पराग नलिका का। तो पराग नलिका का निर्माण कहां से होता है, जनन छिद्र से होता है, ठीक है। अब जल्दी से नोट डालकर लिखिए फटाफट, एक बार इसको हटाइएगा, जल्दी से नोट डालकर लिखिए यहां पर जो मैं चीज आपको बताने वाला हूं, यहां पर नोट डालकर लिखिएगा। देखिएगा क्या बताने वाला हूं। ये हमारी लघु बीजाणुधानी है, ठीक है। इस लघु बीजाणुधानी के अंदर सोचिए परागकण जो थे, क्या वो परागकण एक दूसरे से मुक्त हो गए थे या नहीं हो गए थे, या अभी भी चिपके हुए थे, मुक्त हो गए थे ना। लेकिन ध्यान से सुनना, कुछ पादपों की जातियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर ये परागकण एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, चिपके हुए होते हैं, ठीक है। कौन चिपक गए हैं जरा सोचिए, परागकण एक दूसरे के पास पास हैं, यानी समूह बन चुका है। किसका समूह बन चुका है, परागकणों का क्या बन चुका है, एक समूह बन चुका है, एक दूसरे से चिपक गए हैं, एक दूसरे के पास पास इकट्ठे हो गए हैं। साहब इन संयुक्त परागकणों को ध्यान से सुनना, ये जो संयुक्त क्या हो गए हैं, परागकण बन गए हैं, इस संरचना को बोला जाता है, याद रखना, पोलिनिया। क्या नाम दिया है बच्चों, पोलिनिया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के रिस्पेक्ट में, याद रखना, कौन, पोलिनिया। तो पोलिनिया क्या था जरा सोच के मुझे बताएं, पोलिनिया क्या था, समूह था किसका, परागकण का, ठीक है। कि जैसे स्फुटन होता है, ध्यान से सुनना, जैसे स्फुटन होता है तो सोचिए क्या परागकण जो हैं वो मुक्त रूप से निकलते हैं या संयुक्त रूप से निकलते हैं, सोचिए कैसे, मुक्त रूप से निकलते हैं ज्यादातर जातियों में। लेकिन कुछ ऐसे पादप हैं जिनकी लघु बीजाणुधानी के अंदर ये जो परागकण हैं एक दूसरे के साथ क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं, ठीक है, और संयुक्त हो गए हैं। इन संयुक्त परागकणों की संरचना को हमने क्या नाम दिया है, पोलिनिया। साहब ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ये पोलिनिया कौन सी पादपों में मिलता है या कौन सी पादप जाति में मिलता है, तो बेटा जी याद रखिएगा, कौन, कैलोट्रोपिस। किसमें बच्चों, कैलोट्रोपिस और ऑर्किड्स जो होते हैं, कौन, ऑर्चिड्स और कैलोट्रोपिस जो होता है, ये दो वर्ड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलोट्रोपिस और ऑर्चिड्स जो होते हैं, या ऑर्किड्स जो होते हैं, इंग्लिश में ऑर्चिड्स बोलते हैं, हिंदी में ऑर्किड्स बोल रहे हैं। ये दो पादप जातियां हैं याद रखना, जिनके अंदर क्या मिलते हैं, पोलिनिया मिलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने सोचिए किसकी संरचना पढ़ लिए, पूरा परागकण हमने देख लिया, ठीक है। परागकण का निर्माण हमने देख लिया, परागकण का हमने विकास देख लिया है। मेरे ख्याल से बहुत आराम से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लघु बीजाणु जो था वो विकसित होकर क्या बना रहा था, परागकण, ठीक है। अब जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, जितने भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं मेरा, ध्यान से सुनिएगा, ये हालांकि मैं पहले भी बता चुका था कि परागकण क्या एक नर युग्मक है, क्या नहीं, परागकण कौन है, नर युग्मकोद भिद है। क्या होता है नर युग्मकोद भिद, एक ऐसी संरचना
जिसके अंदर युग्मक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, युग्मकोद्भिद। अब नर युग्मकोद्भिद का मतलब जिसके अंदर क्या होंगे, नर युग्मक होंगे। ठीक है, तो परागकण जो है वो युग्मक नहीं है, वो कौन है, नर युग्मकोद्भिद है, जिसके अंदर जरा सोचिए कहीं ना कहीं एक छोटा मिल रही थी, छोटी कोशिका, जनन कोशिका थी ना, यही जनन कोशिका जो है क्या कहला रही है, नर युग्मक। जनन कोशिका क्या कहला रही है, नर युग्मक। ठीक है, अब आप मुझे बताएं यहां पर आपको नर युग्मक कितने दिखाई दे रहे हैं बच्चों, यहां पर नर युग्मक सॉरी, यहां पर नर युग्मक कितने दिखाई दे रहे हैं, एक। ठीक है, अब आपने दूसरा नोट डालकर लिखना है बच्चों जल्दी से, ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूं मैं आपको, जिससे क्वेश्चन उठता है। 60% पादप ऐसे हैं, ध्यान से सुनना, 60% पादप ऐसे हैं जिनमें ध्यान से सुनना, जब परागकोश फटता है, कौन फट रहा है, परागकोश, तो बाहर क्या निकल रहे हैं, परागकण निकल रहे हैं। और वो परागकण इन 60% पादपों में किस अवस्था में निकल रहे हैं, द्विकोशिकीय अवस्था में निकल रहे हैं। कौन सी अवस्था में निकल रहे हैं बच्चों, द्विकोशिकीय अवस्था, यानी एक कोशिका कौन है, जनन कोशिका, और एक कौन सी होएगी, कायिक कोशिका या नलिका कोशिका। ठीक है, अब आप कहेंगे साहब बाकी 40% पादपों में क्या होता है, तो ध्यान से सुनना कि 60% पादपों में तो क्या हुआ था, स्फुटन के समय जो परागकण निकल रहे थे वो द्विकोशिकीय अवस्था में निकल रहे थे, लेकिन 40% पादपों में क्या होता है, देखिएगा 40% पादपों में ये जनन कोशिका के अंदर ये जो केंद्रक है ये वापस से विभाजन कर देता है। क्या करता है, वापस से विभाजन करता है, कौन सा, समसूत्री, और समसूत्री विभाजन से जरा देखकर मुझे बताएं, 2 कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, यानी 2 जनन कोशिकाओं का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। अब आप मुझे बताएं ये कितनी कोशिकीय अवस्था है, 2 कोशिकीय अवस्था है कि 3 कोशिकीय अवस्था है, ये है 3 कोशिकीय अवस्था। तो 40% पादपों में जो परागकण निकलेगा वो कितनी कोशिकीय अवस्थाओं में निकलेगा, 3 कोशिकीय अवस्थाओं में। ठीक है, समझ में आ गया ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, अभी खत्म नहीं हुआ, आगे देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा। अब देखिएगा, ये वर्तिकाग्र थी, इस वर्तिकाग्र पर 2 प्रकार के परागकण हैं। एक है कौन सा, एक है कौन सा, द्विकोशिकीय अवस्था वाला, और एक है कौन सा, त्रिकोशिकीय अवस्था वाला। ठीक है, अब त्रिकोशिकीय अवस्था जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम, आवृत बीजियों में, यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया ना, पुष्पीय पादपों में जब हम लैंगिक जनन पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यहां पर निषेचन होएगा, आगे जाकर क्या होएगा, नर युग्मक किसके साथ जुड़ेगा, मादा युग्मक के साथ जुड़ेगा ना। याद रखना, आवृत बीजियों में दोहरा निषेचन होता है या द्विनिषेचन होता है। अब जरा शब्द जो मैंने बोल रहे हैं उस पर थोड़ा सा गौर फरमाइए, क्या, द्विनिषेचन, यानी निषेचन कितनी बार होएगा, 2 बार। अब निषेचन अगर 2 बार होने वाला है तो यहां पर नर युग्मक कितने मिलेंगे, 2। हमने इस 3 कोशिकीय अवस्था में जरा सोचिए, ये जो 3 कोशिकीय अवस्था है इसके अंदर हमने नर युग्मक कितने लिए हैं, 2 लिए हैं कि नहीं लिए, लिए हैं ना, कितने लिए हैं, 2 लिए हैं। तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो था, जो द्विकोशिकीय अवस्था थी उसके अंदर नर युग्मक कितना है, केवल 1। जनन कोशिका कितनी, केवल 1 है। यही जनन कोशिका को हमने क्या बोला है, नर युग्मक बोला है ना। तो अब जैसे ही आएगी द्विकोशिकीय अवस्था वाला परागकण, जैसे ही आएगा, आने के बाद फिर इनमें, ये जो द्विकोशिकीय अवस्था वाले हैं इनमें
जनन कोशिका वापस से विभाजन करके त्रिकोशिकीय अवस्था बनाएगी। यानी ये जो 60% पादपों में जो परागकण निकल रहा था, कौन सा, द्विकोशिकीय अवस्था में निकल रहा था, ये भी बाद में जाकर कैसा हो जाएगा, त्रिकोशिकीय हो जाएगा। कब, जब वो परागकण जाकर बैठेगा, किसके ऊपर बैठेगा, जरा सोचिए, किसके ऊपर बैठेगा, वर्तिकाग्र के ऊपर। ठीक है, तो ये बताना बहुत जरूरी था कि 60% पादपों में परागकण जो है या परिपक्व परागकण जो है वो द्विकोशिकीय अवस्था में निकलता है, जबकि 40% में कैसी अवस्था में निकलता है, त्रिकोशिकीय अवस्था में। और ये जो द्विकोशिकीय अवस्था ये भी बाद में कैसी हो जाती है, त्रिकोशिकीय हो जाती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने आज आपको ये पढ़ाया है। ठीक है, अब जल्दी से मुझे बताएं, ये जो चीजें हैं क्लियर हो गई होंगी आपको। ये हमने खत्म किया है, ये हमने नर लैंगिक अंग पढ़ा है, किसमें, पुष्पीय पादपों में। कौन, पुंकेसर पढ़ा, परागकोश देखा, परागकोश में लघु बीजाणु धानी देखी, लघु बीजाणु धानी के अंदर हमने, अभी खत्म नहीं हुआ, जाइएगा मत, अभी और चीजें हैं। लघु बीजाणु धानी के अंदर हमने क्या बात करी थी, लघु बीजाणु जनन पढ़ा, लघु बीजाणु बनाए, लघु बीजाणुओं से परागकण बनाए हैं, और फिर परागकण जो है उसकी संरचना देखी, परागकण का विकास देखा, ये हमने देख लिया है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, एक बार स्लाइड लगाइएगा, आप मुझे बताएं आगे आगे इसके नेक्स्ट वाली क्या परागकण को हम आहार के रूप में ले सकते हैं, क्या परागकण से हमें पोषण मिलता है क्या। तो याद रखना, आज की डेट में मार्केट में कई सारे ऐसे कैप्सूल्स आ चुके हैं जिनके अंदर, जो किससे बनाए गए हैं, परागकणों से। उन परागकणों में क्या मिल रहा है, देखिए लिखा हुआ है, प्रोटीन मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, विटामिन मिल रहे हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्या, कौन सा विटामिन, विटामिन बी, भूलना मत। ठीक है, कौन, विटामिन बी मेनली मिलता है किसमें, हमारे परागकण से। ठीक है, तो क्या परागकणों को हम आहार के रूप में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। खिलाड़ी जो हैं वो परागकण के कैप्सूल्स लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या मिलते हैं, स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ मिलता है। ठीक है, इतना सा समझ में आ गया। अब आप मुझे बताएं, क्या ये परागकण हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं क्या। आइए देखते हैं नेक्स्ट उसमें स्लाइड में, परागकण जनित एलर्जी। आप में से कई बच्चे हो सकता है खेतों में जब गए हो, देखा हो जब भी फसल कटती है तो छींके आती हैं। क्यों आती हैं छींके, क्योंकि हवा में कौन फैल गए हैं, परागकण। किस में जा रहे हैं, हमारे श्वसनीय मार्ग में जा रहे हैं, कौन, परागकण जा रहे हैं। अब श्वसनीय मार्ग में जब वो जाएंगे तो हमारे श्वसनीय मार्ग को क्या करेंगे, संक्रामित करेंगे, जिससे कई सारे रोग होंगे। जैसे यहां पर लिखा हुआ है क्या, एलर्जी होगी, गंभीर एलर्जी हो सकती है, छींके छूटती हैं। ठीक है, दमा हो सकता है, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोंकाइटिस यानी श्वसनीय शोथ, भूलना मत। तो अस्थमा, श्वसनी शोथ और एलर्जी किससे हो सकती है, परागकण से हो सकती है। ठीक है, भूलना नहीं है ये आपने। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये ज्यादातर कौन से, क्या सभी पादपों के परागकणों से होता है क्या, नहीं, कुछ सेलेक्टिव परागकण हैं जिनसे होता है। जैसे देखिए यहां पर दूबघास, साइनोडॉन डेक्टिलॉन। ठीक है, और देवदार का पेड़ है, यूकलिप्टस का पेड़ है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहां पर जो पार्थीनियम लिखा हुआ है, कौन, पार्थीनियम जो है, कौन बच्चों, पार्थीनियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, गाजर घास, मेरे ही नाम पर है, देखिए पार्थ नाम से याद रखना कि पार्थ सर पढ़ा रहे हैं क्या, पार्थीनियम, कौन, गाजर घास। ठीक है, याद रखना, इससे जो परागकण निकलते हैं उनसे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं किस चीज के, श्वसनीय शोथ के, यानी ब्रोंकाइटिस के। ठीक है, याद रखना इस चीज को, भूलना मत। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों, परागण पढ़ने वाले हैं। इसको हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी जाने से पहले चलते चलते आगे करिएगा एक बार, चलते चलते हम यहां पर कुछ अभ्यास करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक बार वो दिखा दीजिएगा, नहीं नेक्स्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, जल्दी से देखिएगा, फटाफट जल्दी से, क्या कमेंट सेक्शन दिखा दीजिएगा मुझे ना। हाँ जी, परागकण
मात्र कोशिका, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, परागकण मात्र कोशिका। जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया मैं वापस से दोहरा देता हूं, क्या लघु बीजाणु मात्र कोशिका याद आ रही है आपको? कौन बच्चों? लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी ना, उसी लघु बीजाणु मात्र कोशिका को यहां पर क्या नाम दे रखा है, परागकण मात्र कोशिका। यानी वो मात्र कोशिका जिससे आगे जाकर क्या बनेगा, परागकण बनने वाला, उसको हमने क्या नाम दिया है, परागकण मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका। जल्दी से मुझे बताएं, उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होने वाला था, तो वो द्विगुणित है कि अगुणित है कि त्रिगुणित है कि बहुगुणित है? सोच के मुझे बताएं। परागकण मात्र कोशिका अगुणित होती है, द्विगुणित होती है, त्रिगुणित होती है या बहुगुणित होती है? जल्दी से बताएं। चलिए बिल्कुल सही है, याद रखना है कैसी होती है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। कैसी होती है? द्विगुणित होती है। कौन? परागकण मात्र कोशिका, जिसमें हमने क्या कराया था, जिसमें हमने द्विगुणित परागकण मात्र कोशिका में क्या कराया था, अर्धसूत्री विभाजन, जिससे अगुणित क्या बने थे, याद करिए, लघु बीजाणु बने थे। तो मेरे ख्याल से ये पहला क्वेश्चन क्लियर है। आइए दूसरे पे आते हैं फटाफट। सेकंड क्वेश्चन, आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप मुझे बताएं, एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी पौधे जो होते हैं उनमें पुंकेसर कौन होता है? नर जनन अंग होता है, मादा जनन अंग होता है, दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं होता है? फटाफट जल्दी से, बहुत सिंपल सा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या आएगा? बिल्कुल सिंपल सा है। कौन फर्स्ट? कौन? नर जननांग होता है। कौन? पुंकेसर। ठीक है। मादा जननांग कौन होता है? याद करिए, मादा जननांग कौन होता है? स्त्री केसर। चलिए सिंपल सा सेकंड क्वेश्चन था। आइए आखिरी क्वेश्चन, एक प्रारूपिक आवृत बीजी परागकोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या। ओ हो बताएं, इतना सिंपल क्वेश्चन क्या कि साहब एक पराग कोश जो होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक पराग कोश जो होता है उसमें कितनी लघु बीजाणु धानियां होती हैं? याद करिए, यहां पर एक पाली की बात नहीं करिए, दोनों पालियों की बात करिए। तो याद करिए कितने लघु बीजाणु धानी होती हैं? कितनी होती हैं? 4। अब क्या होता है ना, हम सीधा क्या देखते हैं, यहां पर देखते हैं, अरे 4 कहां दिख रहा है? अब देखिए यहां पर फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन ब्रैकेट में है, उसके बाद आंसर है। अब हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट हम देखते हैं चौथा, अरे इसका आंसर चौथा ये। लेकिन भैया चौथा तो क्या है? ऑप्शन है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? थर्ड है। तो भैया भूलना मत, जल्दी जल्दी में गलती मत कर दीजिएगा। इसका आंसर क्या है? थर्ड है। क्या? 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं किसमें? आवृत बीजी परागकोश में। समझ में आ गया? तो बच्चों ये आज का लेक्चर था। कल या मतलब नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बात करेंगे किसकी? परागण की। ठीक है, परागण क्या होता है मैंने आपको हिंट बता दिया है। क्या? कहीं ना कहीं से जाना, किसका? परागकणों का जाना। कहां से? परागकोश से निकलकर किसके ऊपर जाना? वर्ती कागर के ऊपर जाना। ये क्या कहलाता है? आपका परागण, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।